जगदीप धनखड़ के रहस्यमय इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है दोस्तों। चंद्रबाबू नायडू, जिनके समर्थन से भारतीय जनता पार्टी सरकार टिकी हुई है, उनके सामने जबरदस्त धर्म संकट है। अगर वो कांग्रेस के उम्मीदवार या ये कहा जाए विपक्ष के उम्मीदवार का समर्थन नहीं करते तो इसका सीधा नुकसान उन्हें आंध्र प्रदेश में होगा। मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों, विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं सुदर्शन रेड्डी, उन पर सीधा प्रहार किया है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, वो भी आधे अधूरे बयान पर। भारतीय जनता पार्टी सुदर्शन रेड्डी के देशभक्ति पर सवाल उठा रही है। वो सुदर्शन रेड्डी जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके जजमेंट्स पर, उनके फैसलों पर सवाल उठाया जा रहा है कि उनके फैसलों से नक्सलवाद ताकतवर हुआ था। सबसे बड़ी बात, सलवा जुडुम का जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है वो तथ्यों से दूर है, उसका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। मगर आप जानते हैं दोस्तों, ये बीजेपी का अंदाजे बयां है। इन्हें जब भी किसी पर हमला करना होता है, छद्म राष्ट्रवाद के मुद्दे पर उस पर प्रहार करते हैं, उसकी देशभक्ति पर सवाल करते हैं। और यहां पर सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ किसी और ने नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा खोल दिया है। और सुदर्शन रेड्डी अब सामने आए। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने करारा पलटवार किया है देश के गृह मंत्री अमित शाह पर। इंतजार कीजिए, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि चंद्रबाबू नायडू के सामने बड़ा धर्म संकट दरअसल है क्या। मगर सबसे पहले उस खबर पर गौर किया जाए दोस्तों। मगर उससे पहले कि मैं आपको बताऊं जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने अमित शाह के बयानों का क्या जवाब दिया है, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं दोस्तों। हमारे सामने दो मिसालें हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे जगदीप धनखड़ और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, दोनों गायब हैं। आज विपक्ष यही सवाल कर रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुनीत ने बयान दिया था कि अगर एनडीए का कोई प्रत्याशी उपराष्ट्रपति बन भी जाता है तो उसकी अपनी आवाज क्या होगी, उसकी अपनी आवाज को दफन कर दिया जाएगा। उसके आत्मसम्मान पर सवाल किया था कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुनीत ने। उन्होंने याद दिलाया था जगदीप धनखड़, जिनका विदाई भाषण तक नहीं हुआ। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार गायब हो गए बिल्कुल साहब। वोट चोरी को लेकर उन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, मगर वो गायब हैं। कहने का अर्थ साफ है, भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा उसे अपनी बात कहने का अधिकार नहीं होगा। उसे भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा को ही आगे करना पड़ेगा, जैसे कि लगातार जगदीप धनखड़ पर आरोप लगते रहे हैं। और अब अमित शाह ने सुदर्शन रेड्डी जो कि विपक्ष के उम्मीदवार हैं उन पर प्रहार किया है। खबर क्या है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर गौर किया जाए। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी पिछले कुछ दिनों से बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं। वजह यह है कि वो 2011 में उस दो न्यायाधीशों की बेंच का हिस्सा थे जिसने छत्तीसगढ़ में सलवा जुडुम नक्सल विरोधी मिलिशिया को खत्म करने का आदेश दिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि अगर जस्टिस रेड्डी ने यह फैसला न दिया होता तो 2020 तक नक्सलवाद खत्म हो चुका होता। सोमवार को उन्होंने यह आरोप दोहराया। वहीं भारतीय जनता पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि इस फैसले से रेड्डी की माओवाद की तरफ झुकाव साफ झलकता है। दूसरी तरफ पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रेड्डी जो कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उन्होंने इंटरव्यू में इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि राज्य को हिंसा से लड़ने का हक है, लेकिन वो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी माना कि चुनावी गणित उनके खिलाफ है, लेकिन वो सभी सांसदों से अपील करेंगे कि उनके उम्मीदवारी को योग्यता के आधार पर देखें। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने इंटरव्यू किया है सुदर्शन रेड्डी का और उनसे क्या क्या सवाल पूछा गया। मैं आपके सामने 3 सवाल रखने वाला हूं इंडियन एक्सप्रेस के, और ये तीनों ही सवाल अमित शाह ने जो उन पर प्रहार किया है उसको लेकर है। पहला सवाल जो इंडियन एक्सप्रेस ने उनसे किया, आपके स्क्रीन पर, गृह मंत्री अमित शाह ने फिर कहा है कि आपके सलवा जुडुम वाले फैसले से नक्सलवाद जो मरने की कगार पर था उसे नई जान मिल गई। इसके जवाब में क्या कहते हैं सुदर्शन रेड्डी, इस पर गौर किया जाए दोस्तों। कोई इस मुद्दे को 14 साल बाद उठा रहा है। मैंने कहीं भी यह नहीं कहा कि राज्य को किसी भी संगठन या ग्रुप द्वारा फैलाई गई हिंसा को बर्दाश्त करना चाहिए। राज्य को ऐसे हिंसक खतरे से लड़ने का पूरा अधिकार है। फैसले में बस इतना कहा गया था
कि इसे आउटसोर्स मत करो। जस्टिस रेड्डी ने साफ तौर पर कहा था कि अगर आपको माओवाद से लड़ना है तो आप अपना मिलिशिया ना बनाएं, अपना ही एक सशस्त्र ग्रुप ना बनाएं जिससे हालात और खराब हो जाएं। और मैं प्रमाणित करूंगा कि सलवा जुडुम से नक्सलवाद की समस्या और बढ़ गई थी। दोस्तों, आगे जस्टिस रेड्डी ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। हिंसा से निपटना संवैधानिक जिम्मेदारी और कर्तव्य है जो एक संप्रभु राज्य का होता है, बस यही कहा गया था। अगर मुझे ठीक से याद है तो मैंने उस वक्त भी मेनेस ऑफ वायलेंस शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन हिंसा से लड़ने के नाम पर आप एक और हिंसक ग्रुप नहीं बना सकते और दोनों को आपस में लड़ने नहीं दे सकते। हथियार उठाने का अधिकार सिर्फ राज्य का है, यह तो हॉब्स की थ्योरी में भी माना जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी हथियार उठा ले और इस्तेमाल करने लगे। लेकिन इस प्रक्रिया में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। याद करिए, सलवा जुडुम में शामिल होने की क्वालिफिकेशन बस 5वीं क्लास पास होना था। उन्हें एसपीओ, स्पेशल पुलिस ऑफिसर कहा गया था। सवाल उठा कि इन लोगों को कितने दिन ट्रेनिंग दी जाए। जवाब था बस कुछ हफ्ते और कुछ नहीं। एक इंसान जो मुश्किल से 5वीं पढ़ा है, उसे आप भर्ती कर हथियार थमा देते हैं और फिर वो माओवाद से लड़ता है और दोनों ही मर जाते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने, जिन पत्रकारों ने जमीन पर काम किया है, वो खुद कहते हैं कि सलवा जुडुम की वजह से नक्सलवाद और गंभीर हो गया था। और आपकी स्क्रीन पर राहुल पंडिता वो पत्रकार हैं जिन्होंने नक्सलवाद पर किताबें लिखी हैं। और यही नहीं, वो जंगलों के अंदर गए हैं, उन्होंने नक्सलवाद को अपनी आंखों से देखा है। और मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा राहुल पंडिता के इस बयान की तरफ जो उन्होंने अपने ट्विटर मीडिया हैंडल यानी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दिया है। गौर कीजिएगा राहुल क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। किसी के मन में इस पर शक नहीं होना चाहिए कि सलवा जुडुम की वजह से माओवादियों ने छत्तीसगढ़ में और ज्यादा पकड़ बना ली। यह खतरनाक था, बेतरतीब था और इसने आदिवासियों को सीपीआई माओवादी की तरफ ढकेल दिया। सलवा जुडुम के खिलाफ पहला अलर्ट गृह मंत्रालय को एक तैनात सीआरपीएफ अफसर ने भेजा था। वो अफसर समझदार था, जमीन से जुड़ा हुआ था और पंजाब से लेकर कश्मीर तक बगावतों से लड़ चुका था। उसे पता था आगे क्या होगा, लेकिन किसी ने उसकी सलाह नहीं मानी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और इसे बैन कर दिया और इसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। बड़ा प्रश्न, ऐसे में देश के गृह मंत्री सलवा जुडुम के साथ क्यों हैं? और जिस सुप्रीम कोर्ट के जज ने सलवा जुडुम को लेकर फैसला किया, उन्हें या उनकी देशभक्ति पर सवाल भारतीय जनता पार्टी क्यों उठा रही है? बी सुदर्शन रेड्डी इसका करारा जवाब दे रहे हैं। उनसे दूसरा सवाल जो इंडियन एक्सप्रेस ने पूछा आपके स्क्रीन पर। सोमवार को गृह मंत्री ने आपके एक और फैसले का जिक्र किया जिसमें आपने माओवादी इलाकों में सुरक्षा बलों द्वारा कब्जा किए गए स्कूलों और अन्य इमारतों को खाली करने का आदेश दिया था। उनका कहना है कि उसके बाद सुरक्षा बलों पर हमले हुए। इसके जवाब में जस्टिस रेड्डी क्या कहते हैं, इस पर गौर किया जाए। यह गृह मंत्री जी की राइट टू एजुकेशन को लेकर समझ है। मैं इसमें और क्या कह सकता हूं। इतना ताकतवर राज्य वो अपनी सुरक्षा बलों को ठहराने की व्यवस्था तक नहीं कर पाया। स्कूल और कॉलेज की इमारतों पर सुरक्षा बलों ने कब्जा कर लिया था और बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया था। तब मैंने कहा था नहीं, यह नहीं हो सकता। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। देखिए, सीधा सा सवाल जो गृह मंत्री से पूछा जाना चाहिए, पुलवामा में जो हमला हुआ था क्यों हुआ था? क्यों हमारे 41 जवान शहीद हुए थे? क्यों? क्योंकि गाड़ियां बख्तरबंद गाड़ियां नहीं थी, बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं थी। यानी कि ये लोग हमारे सुरक्षा बलों को कोई सुरक्षा नहीं देते। उनकी जिंदगी आसान हो उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, मगर हां, उनकी शहादत पर राजनीति जरूर करेंगे। अगर आपको इतनी परवाह है हमारे सुरक्षा बलों की,
तो उनको सही जगह ठहराना था ना। बच्चों को स्कूल से बाहर करके उन स्कूलों में ठहराना यह कहां तक जायज था? और अमित शाह इस मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं। तीसरा सवाल जो उनसे पूछा गया इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आपकी स्क्रीन पर, गृह मंत्री ने कहा कि शायद विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने का मापदंड वामपंथी सोच रही होगी। आपकी विचारधारा क्या है? सीधा सवाल पूछा गया जस्टिस रेड्डी से कि आपकी विचारधारा क्या है, क्या जस्टिस रेड्डी वामपंथी हैं? तो उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, गौर किया जाए। मेरी विचारधारा है संविधान, मेरी विचारधारा है समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, व्यक्ति की गरिमा और न्याय के विचार के प्रति निष्ठा। इसी क्रम में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यह मैं नहीं कह रहा, यह संविधान की प्रस्तावना कहती है, उसी ने यह क्रम तय किया है। मैं सामाजिक न्याय का पक्षधर हूं। अगर इसे कोई वामपंथ कहता है तो मैं उसे लेफ्ट, राइट या सेंटर कह के ब्रांड करने वाला कौन होता हूं? तो एक तरह से कहा जा सकता है कि विपक्ष की जो उम्मीदवार हैं जस्टिस रेड्डी, वो अमित शाह के सामने झुकने को तैयार नहीं है। मगर एक और व्यक्ति की चर्चा हो रही है दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू। उनके सामने कई चुनौतियां हैं और मैं आपके सामने वो तमाम चुनौतियां सिलसिलेवार तरीके से विस्तृत अंदाज में पेश कर रहा हूं। उसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर नायडू के सामने क्या चुनौतियां हैं? नायडू की मुख्य चुनौतियां, गठबंधन की मजबूरी। टीडीपी एनडीए की अहम सहयोगी है और केंद्र व आंध्र प्रदेश दोनों जगह सत्ता में है। अगर नायडू विपक्ष के उम्मीदवार को सपोर्ट करते तो गठबंधन की साख और भरोसा टूट जाता। तेलुगु अस्मिता का दबाव, विपक्ष ने जानबूझकर एक सम्मानित तेलुगु चेहरे को मैदान में उतारा ताकि टीडीपी पर स्थानीय गर्व दिखाने का दबाव बने। इससे नायडू के सामने दुविधा है, गठबंधन निष्ठा बनाम क्षेत्रीय भावना। सीमित राजनीतिक असर, एनडीए के पास पहले ही बहुमत है, इसीलिए टीडीपी का वोट निर्णायक नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर नायडू सुर्खियों में है और विपक्ष ने उन्हें मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। सबसे बड़ी बात, विपक्षी उम्मीदवार को समर्थन ना देने को लेकर नायडू की क्या मुश्किलें हैं, गौर फरमाया जाए। पहला, क्षेत्रीय आलोचना। तेलुगु उम्मीदवार को ना सपोर्ट करके नायडू पर आरोप लग सकते हैं कि उन्होंने तेलुगु गर्व से ज्यादा गठबंधन राजनीति को तरजीह दी है। दूसरा, विपक्ष के हमले। इंडिया ब्लॉक और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पहले ही इसे तेलुगु हितों के साथ गद्दारी बता रहे हैं। विपक्ष इसे अपने आने वाले चुनावों में मुद्दा बना सकता है। तीसरा, छवि का सवाल। मीडिया और विपक्ष ये नैरेटिव चला रहे हैं कि नायडू की प्राथमिकता सत्ता में बने रहना है, ना कि तेलुगु पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाना। इससे टीडीपी की छवि पर असर पड़ सकता है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि चंद्रबाबू नायडू इस बारे में क्या कह रहे हैं। तो इस बारे में चंद्रबाबू नायडू का क्या बचाव है, गौर फरमाया जाए। नायडू का कहना है कि गठबंधन की नैतिकता और प्रतिबद्धता पहले है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का पद इतना गरिमामय है कि इसमें क्षेत्रीय राजनीति या गर्व की बात नहीं होनी चाहिए। उनके मुताबिक विपक्ष का उम्मीदवार वैसे भी जीतने की स्थिति में नहीं है, यह सिर्फ राजनीति दिखाने का तरीका है। तो बड़ा प्रश्न, क्या यह आने वाले दिनों में नायडू के लिए मुश्किलात पैदा करेगा? क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, नायडू की गर्दन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि नायडू, चंद्रबाबू नायडू कितने मामलों में बेल पर चल रहे हैं। ऊपर से अब भारतीय जनता पार्टी सरकार लाना चाहती है 130वां संशोधन, जिसका मकसद क्या है कि कोई भी मुख्यमंत्री जो 30 दिन तक जेल में रहेगा उसे राज्यपाल बर्खास्त कर सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि इसका निशाना विपक्ष के मुख्यमंत्रियों पर नहीं है, इसका निशाना दरअसल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर है, और यही उनकी मुश्किल का सबब है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कितना दिलचस्प हो चला है। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू का धर्म संकट और दूसरी तरफ बी सुदर्शन रेड्डी, जिन्होंने अमित शाह को स्पष्ट कर दिया है कि गलत बयानी पर मैं आलोचना बर्दाश्त नहीं करने वाला हूं। दोस्तों, जो भी हो, दिलचस्प है मुकाबला, और इस मंच पर इस मुकाबले से जुड़ी तमाम जानकारियां मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।